ये देखिए 111वां सवाल। 111वें में कह रहा है एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार समान है। कुल मिला के ये मान लें कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसी आधार पे जो यही आधार है, इसी आधार पे एक त्रिभुज बना दिया इन्होंने। ये देखिए, और ये 28 दे रखा था। ये कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफल समान है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बतानी थी। देखो इस चित्र का कोई महत्व नहीं, इसको छोड़ो, सीधा यहाँ पर। ये देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो इस हिसाब से निकालते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन ये तब निकालते हैं जब ये दी हुई हो, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जब दिया हुआ हो आधार और ऊंचाई, तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल इस हिसाब से निकालेंगे। या फिर वो समकोण त्रिभुज वाला रहता है, तब समकोण त्रिभुज रहेगा, ये आधार ये ऊंचाई, तब निकालेंगे। यदि 3 भुजाएं दे रखी हों, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र देखो ये होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल √S(S-A)(S-B)(S-C). S क्या है? S यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब है कि तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। पूरा को, तीनों को भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप, और 2 का भाग दिया तो अर्ध परिमाप। तो यहाँ से पहले S का मान निकाल लेंगे। तीनों भुजाओं को जोड़ा, ये 42 आ गया। यहाँ से अब 42 रख दिया S की जगह। S माइनस यानी 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, ये ऐसे रखा। 16 किया, 42 गुणा 16 गुणा 14 गुणा 12, 16 का रूट निकाल लिया, आ गया 4। 4 के अंडर रूट में आ रहा 14 गुणा, ये 42 को लिख लिया, 14 थी 42, 14 गुणा 3 गुणा फिर 14 गुणा 12। अब ये 4 गुणा 14, अब 2 14 थे, रूट से बाहर निकलेंगे तो 1 14 रह जाएगा, और 12 को 3 से गुणा किया तो 36 आ गया, और 36 का रूट निकालेंगे 6। कुल मिला के जो ये जो प्रोसेस हुई है, ये यहाँ तक की प्रोसेस, ये कैलकुलेशन वाली प्रोसेस है। और कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि जैसे वर्ग वाला रहता है तो इन्हें बाहर बाहर से गुणा करें। ये नहीं है कि इनको गुणा करने बैठ गए, 42 को 16 से गुणा कर रहे हैं, 16 को 14 से, 14 को 12 से। ऐसे गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। अपने को पता है रूट निकालना है, तो रूट इनको टुकड़ों में कर लेंगे, धीरे धीरे टुकड़ों में करके फिर निकालेंगे। यदि इनको गुणा ही करते रह जाएंगे तो फिर गुणा ही करते रहो आराम से। कुल मिला के जो खुला खुला कर रखे हैं उनको, जैसे 42 गुणा 16 गुणा 14 गुणा, आराम से। जैसे 16 का निकाल लिया, 16 का 4 हो गया, 42 को 14 थी, 42 लिख लिया, नहीं 14 और 14 2 हैं, एक रूट निकला तो 14 आ गया। और 12 या 36 सबको पता है 6 आ जाए। कुल मिला के टुकड़ों में करना है, ऐसे नहीं कि गुणा करके फिर रूट निकाल रहे हैं तो बेवकूफ़ है। अब देखो यहाँ पे भी अपन को 4 गुणा 14 गुणा 6 ही रहने देना है, क्योंकि अपन को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ये देखो दे रखा है आधार गुणा में ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल को बराबर कर दिया समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने लिख रहे हैं 4 गुणा 14 गुणा 6 बराबर में समांतर चतुर्भुज का आधार तो 28 था ही, और ऊंचाई ज्ञात करनी थी। यहाँ से सोल्व करेंगे, h बराबर में 12 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसे गुणा में ही रखें, 4 गुणा 14 गुणा। पता है कि लास्ट में जाके कटेंगे, तो काटना तो है ही, चाहे 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे 4 से कटे। कुल मिला के इन्हें खुला ही रखना है। यूनियन को गुणा कर दिया फिर कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो आप। अपने आप से सवाल को जटिल मत बनाओ। जो सवाल है नॉर्मल, उसको सवाल ही रहने दो, जटिल मत बनाओ। कुल मिला के इसको भी ऐसे आदमी जैसे जटिल बना देते भाई, इनको गुणा करते रहते फिर इनका रूट निकालते रहते। वैसी चीज़ नहीं करनी है। इनका आराम से, जैसे ऐसे खुले खुले हैं तो इनका इन्हीं से रूट निकाल के इस हिसाब से प्रक्रिया समझ ले काफ़ी अच्छे तरीके से। एक दूसरा सवाल दे रखा था, ये एक ठोस घन दे रखा था। बड़े घन की भुजा थी 15 और छोटे घन की भुजा थी 5। वो ये कह रहा था जो 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है उससे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाना चाहते, कितने बनेंगे? तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना है, तो घनों की जो संख्या निकलेगी ना, वो घनों की संख्या निकलेगी जो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे 5 गुणा 5 गुणा, ये कट जाएगा 5 या 15, 3 3 3, और ये 27 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। वीडियो को दोबारा देख लें। एक ही अगला सवाल दे रखा था, देखो। एक मिनट, ये अगला सवाल है।
एक ये 102 नंबर का सवाल दे रखा था। 102 नंबर का सवाल देके यूँ कह रहा था कि ये कुल तो उसने राशि दे रखी थी, 1 मिनट, ये कुल तो उसने राशि दे रखी थी भाई 13,260 रुपये राशि है, उसको बांट रहा था। किस में बांट रहा था, 1 मिनट रुपये, देखो अभी बताते हैं किस में बांट रहा था ये। देखो छोड़ो, ये कुल मिला के 102 वाला सवाल देख लेंगे एक बार ही। 102वें सवाल में वो दे रखा था कुल मिला के ये राशि थी 13,260, और वो यूँ कहना चाह रहा था कि राम को तो 11 रुपये के हिसाब से मिलते हैं और शाम को 15 मिलते हैं, यानी एक बार में राम को 11 मिलते हैं तो शाम को 15 मिलते हैं, राम को 11 तो शाम को 15, यानी 11 और 15 यानी टोटल करें 26, तो 26 की वैल्यू अपने को दे रखी थी ये। तो यहाँ से इनको काटेंगे, 13 से काटा, 13 से काटे 2 1000 बीच, एक की वैल्यू ये आ गई 560। अब एक की वैल्यू 510 आ गई तो अपन किसी के भी निकाल सकते हैं। देखिए राम की पूछेगा तो दोनों तरफ 11 से गुणा कर देंगे, शाम की पूछेगा दोनों तरफ 15 से गुणा कर देंगे। देखो ना, एक सवाल ये दे रखा था जिसमें ये कुल मिला के संदूक के बारे में कह रहा था कि एक घनाभ जो संदूक है, लकड़ी की संदूक है, वो घनाभ होती है। अब संदूक के 6 फलक हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे माचिस के 6 फलक होते हैं वैसे संदूक के भी 6 फलक हैं। कुल मिला के कह रहा है जो बाहर बाहर की जो पूरी मिला के है, पूरी जो संदूक मिला के उसकी जो लंबाई 20, चौड़ाई 16 और जो ऊंचाई है वो 12 है, वो ये कहना चाह रहा है। और जो संदूक की जो लकड़ी बनी हुई, इस लकड़ी की जो मोटाई दे रखी है, कुल मिला के ये जो मोटाई दे रखी है ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है, देखो ये। और ऐसे ही बाहर की तरफ भी होगा, एक बाहर की तरफ एक उधर की तरफ, जो कुल मिला के ये रहेगा, खड़ा रहेगा जो यूं सीधा। तो वो कहने का मतलब ये है कि लकड़ी का आयतन पूछ रहा है, ये कहना चाह रहा है कि लकड़ी का आयतन क्या होगा, जो ये लकड़ी है इस लकड़ी का आयतन क्या होगा। इस लकड़ी का आयतन ये होगा जो बड़ा वाला है, ये जो पूरा जो है पूरे घनाभ में से अंदर वाला घटा देंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली लकड़ी का आयतन आ जाएगा। अब लकड़ी का क्या है, देखो लंबाई कितनी है, 20 है, लंबाई देखो ये मिला के 20 है, ये पूरा मिला के 20 है। 1 सेंटीमीटर तो ये कम होगा और 1 सेंटीमीटर इधर वाला कम होगा, 1 और 1 2 कम हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 18। अब देखो फिर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी इधर से 1 कम होगी, इधर से भी 1 कम होगी, ऊंचाई 14 हो जाएगी। ऐसे ही लंबाई का सीन रहेगा, सॉरी वो चौड़ाई का सीन रहेगा, चौड़ाई भी ऐसे ही है, चौड़ाई भी एक इधर से ऊपर से, एक इस साइड से, एक उस साइड से, तो ये हो जाएगी 10। यानी इसका आयतन निकाल लेंगे, बड़े वाले का आयतन माइनस ये कर देंगे, यानी 20 गुणा 16 गुणा 12 माइनस 18 गुणा 14 गुणा 10। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। 1 मिनट, और ये एक केस में 105वां सवाल दे रखा है, इसी के नीचे संदूक वाले के नीचे ये बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, और ये ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 3:4। तो अपने को पता है भाई इनका आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक बार तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और एच 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये पाई से पाई तो कट ही जाएगा, पाई ऊपर नीचे, नीचे वाली वही 3 का स्क्वायर और 4 एच, ये कट के आ जाएंगे, 4 से 4 कटेगा, 1/3 यहाँ से उत्तर आ जाएगा। ये इसको सोल्व कर लेंगे इस तरीके से एक बार, जैसे मैंने बताया। एक सवाल दे रखा था एलसीएम वाला, 1 मिनट, ये एलसीएम वाला सवाल दे रखा है। ये देखो मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ बताता हूँ, ये 2 सवाल हैं। ये 97 नंबर का सवाल है। देखो ये कह रहा था 10 और 14 का एलसीएम और ये इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ। देखो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मॉड्यूल, ऐसे कुछ होता है, ध्यान नहीं है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कुल मिला के इसमें तो एलसीएम में तो बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं और इसमें छोटी से छोटी, यानी कि इन दोनों संख्याओं 10 और 14 का भाग इसमें चला जाना चाहिए, ये इसका मतलब ये है। एलसीएम का मतलब ये है 10 और 14 का भाग इसमें चला जाना चाहिए। एचसीएफ का मतलब ये है कि जो संख्या आएगी उसका भाग इन सब में जाना चाहिए, तीनों में, कुल मिला के इन तीनों का कॉमन। एलसीएम देखो 10 और 14, 2 का भाग दिया, 5 और 7 आया, अब कुछ भी नहीं है, तीनों को गुणा कर देंगे, 2 को भी, 5 को भी, 7 को भी, तीनों को गुणा करेंगे तब जाके एलसीएम आएगा। लेकिन एचसीएफ में सुलटा होता है क्या, एचसीएफ में इनमें कॉमन ले रहे हैं,
देखो 44, 132 और 154, इसमें तीनों में किसका भाग जा रहा है? पहले 2 का जा रहा है, 2 का दिया 22, 66 और 77। अब ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें तीनों में भाग जा रहा हो। देखो तीनों में किसका भाग? 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा। ऐसे निकालते रहेंगे तो 11 का देखेंगे, वैसे सीधा ही दिख रहा है, 11 दूना 22, 11 छिंग 66, 11 सीधा 11 का ही लगा देंगे। तो 11 दूना 22, 11 11 छिंग 66, 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 7 77। अब इसमें देखो, अब किसी कॉमन में भाग जा रहा है क्या? तीनों संख्याओं में किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं, 2 का नहीं जा रहा, 2 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, इसलिए नहीं लेंगे। 3 का इसमें ही जा रहा है, नहीं लेंगे। ऐसे तीनों में एक भी संख्या का भाग नहीं जाए, कुल मिला के कॉमन नहीं है अब इन तीनों में, इसलिए कॉमन नहीं है। तो अब इसमें एचसीएफ में 2 और 11 का गुणा ही लेंगे। ये 2 और 11 का गुणा लिया, ये आ गया 22 आ गया यहाँ से। ये एचसीएफ और एलसीएम था ये। और एक ये सवाल दे रखा था, 1 मिनट आप चला गया, ये सवाल नंबर था 100। ये 100 नंबर सवाल दे रखा था, ये देखो एक बार मैं आपको दिखा दूँ। 100 नंबर सवाल, ये घोड़े वाला सवाल है। ये कुल मिला के इस सवाल को समझने की ज़रूरत ये है कि ये यूँ कहना चाहता है कि 2 घोड़े हैं और दोनों घोड़ों को उसने प्रत्येक को 4-4 हज़ार में, देखो पहले वाले को भी 4,000, देखो फर्स्ट और सेकंड, पहले वाले को 4,000 में बेच दिया और दूसरे वाले को भी 4,000 में बेच दिया। देखो बेचा तो 4,000 में है, लेकिन अपने को ये पता नहीं कि उसने ख़रीदा कितने में था। ये यूँ कहना चाह रहा है कि दोनों को 4,000 में बेच दिया, और 4,000 में बेचने के बाद दोनों को, मतलब इसको भी 4 में बेचा, इसको भी 4 में, यानी 8,000 में बेचने के बाद उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ और ना ही हानि हुई। तो मेरे कहने का मतलब है लाभ भी नहीं हुआ, हानि भी नहीं, तो कुल मिला के दोनों का जो सीपी है वो भी 8,000 रहा होगा। भाई बेचा 4 दूनी 8,000 में, पहली को भी दूसरी को भी, और कुछ भी ना तो उसे लाभ हो रहा ना उसे हानि हो रही। भाई ना उसे लाभ हो रहा ना उसे हानि हो रही, मतलब कि 8,000 में बेचा है तो दोनों को ही, उसने दोनों को भी 8,000 में खरीदो। इसमें अपने को एस पी तो पता है दोनों का भी, दोनों को 4-4 लेकिन ये नहीं पता सी पी क्या है। भाई दोनों को उसने खरीदा भी 8,000 में होगा, तब जाके तो दोनों को उसने 4-4 हज़ार में बेचा, और उसे कोई भी लाभ और कोई भी हानि नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों को मिला के 8,000 में खरीदा था, तो इस ये कह रहा है कि पहले वाले को उसने 25% के लाभ पर बेचा। अब पहले वाले की बात ले लेते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पर 1 का लाभ, यानी 4/5, यानी 4 की वस्तु खरीदी और 5 में बेची, यानी इसका ये एसपी दे रखा था, यानी 5 की वैल्यू दे रखी थी 4,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 800। 1 की वैल्यू आ गई 800, 1 की वैल्यू 800 आ गई, मतलब 4 की वैल्यू 3200। अब कहने का मतलब ये है कि पहले वाले की सीपी अपने को पता लग गई यहाँ से 3200 रुपये। भाई अब पहले वाले को बेचा 4,000 में, दूसरे वाले को बेचा 4,000 में। अब ये दोनों तो 4,000 4,000 8,000 हो गए, तो अब दूसरे वाले को उसने खरीदा कितने में होगा? बात ये है कि भाई दूसरे वाले को उसने खरीदा कितने में होगा, क्योंकि पहले वाले को तो उसने 3200 में खरीदा, और 3200 है जो इस 4,000 से कितना कम है, कुल मिला के बराबर करेंगे ना भाई, इसको कम को इसको, ये जो 3200 कम है 4,000 से, उससे कम करेंगे, मतलब बराबर करेंगे, तो ये 800 कम है, मतलब कि ये तो 3200 में ही खरीदा उसने, ये तो 3200 में खरीदा और 4,000 में बेच दिया, और सीपी को भी 8,000 में बराबर करना है, मतलब कि ये 8,000 बराबर करना है, इसलिए 4,000 में से 3200 घटाएंगे तो 800 आएगा। ये 800 आया, मतलब ये दूसरा वाला घोड़ा है वो उसने 4,800 रुपये में ख़रीदा था, 4,800 में ख़रीदा और 4,000 में बेचा, 4,800 में ख़रीदा और 4,000 में बेचा, क्योंकि तब जाके तो इनकी एसपी और सीपी बराबर होंगी। और 4,800 में ख़रीदा, 4,000 में बेच दिया, मतलब नुकसान कितने का हुआ? 800 का नुकसान हुआ। 800 का नुकसान किससे हुआ? 4,800 पे हुआ, यानी इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 जीरो कटा, और ये 8 से कटेंगे, 8 एकम 8 और 8 से 48, 100/4, 16 सही, 2/3% की हानि। देखो इस सवाल में ये थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट रहेगा। कहने का मतलब ये है, उसने 2 घोड़े थे, दोनों घोड़ों को उसने 4-4 हज़ार रुपये में बेच दिया। ये देखो पहले वाले को भी 4,000 में बेचा, दूसरे वाले को भी 4,000 में बेचा, और उसे कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुई। कुल मिला के भाई उसने ख़रीदा भी दोनों को 8,000 में होगा। भाई यही तो बात थी, दोनों को 4-4 हज़ार में बेच दिया,
और उसे लाभ और हानि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 8,000 में बेचा दोनों को, तो भाई 8,000 में खरीदा होगा, यही तो बात हुई। अब पहले वाले को अपन ने निकाल लिया यहाँ से, ये देखो पहले वाले को जैसे अपन ने निकाला, पहले वाले को दे रखा भाई 25% का लाभ हो रहा है, यानी 1/4 5/4 है 5 की वैल्यू, यानी ये देखो पहले वाले को उसने 3200 में खरीदा, पहले वाले को 3200 में खरीदा, तो दूसरे वाले को कितने में खरीदेगा, देखो अपने आप पता लग जाएगा। 8,000 में से 3200 घटा देंगे, यानी ये कितना आया 4800 आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये पहले वाले की सीपी आ गई, पहले वाले की सीपी 3200 थी, तो दूसरे वाले की सीपी कितनी आएगी, दूसरे वाले की सीपी जो 8,000 टोटल थी सीपी, 8,000 में से इसने 3200 घटा लिया, 4800 आ गया। दूसरे वाले की सीपी तो कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस 4800, यानी खरीदा 4800 में, बेचा 4,000 में, 800 का नुकसान 48 से। अभी भी मैं लास्ट चीज़ यही समझाना चाह रहा हूँ भाई कि दोनों घोड़ों को 4,000 में बेचा, 4 को इसमें 4, यानी बेचने पर 8,000 में बेचा, कोई लाभ और कोई हानि नहीं, कोई लाभ कोई हानि नहीं होने का मतलब ये है कि भाई उसने खरीदा भी 8,000 में होगा। अब 8,000 में खरीदा और 8 में ही बेच रहा है, यानी पहले की सीपी निकाल ली, पहले को उसने 3200 में खरीदा था, अब पहले को 3200 में खरीदा था और 4 में बेच दिया, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन खरीदा 3200 में, तो दूसरे को कितने में खरीदा होगा, यानी पहले को तो 3200 में खरीदा और टोटल उसकी 8,000 है सीपी, भाई 8,000 में टोटल, दोनों को 8,000 में खरीदा, तो पहले को 3200 को और दूसरे को 3200 इसमें से घटा लेंगे ना, 4800 यहाँ से ये निकाल लेंगे। एक सवाल दे रखा था, हाँ ये था 111वां, ये 110वां सवाल था, ये 1 मिनट, 110वां सवाल है, 110वां सवाल ये यूँ कह रहा था भाई किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। देखो पहले वृत्त की त्रिज्या अपन ने मान ली 1, और अब यह कह रहा है कि उसने वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दिया, मतलब दूसरी R2 कितनी आ गई 3 गुना। बढ़ाने का मतलब है कि इसका 3 गुना, पहले का 1 माना, इसका 3 गुना कितना 3, और बढ़ा दिया, बढ़ा दिया मतलब इसमें से बढ़ा दिया, 3 गुना 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। यदि ये कहे कि पहले की त्रिज्या को जो मतलब ये 3 गुना ही कहे कि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया, 3 गुना का मतलब है भाई पहले 1 थी, तो अब 3 गुना का मतलब है 3 कर दिया, 3 गुना का मतलब 1 है भाई 3 कर दी, 3 गुना हो गया, लेकिन ये 3 गुना बढ़ा रहा है, मतलब 1 था उसमें 3 गुना बढ़ा रहा है, मतलब 4। तो यहाँ से पहले वाले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी पाई रहेगा, और दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 पाई। अब यहाँ ये कह रहे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई, देखो पाई से 16 पाई हो गया, मतलब कितना बढ़ा 15 पाई बढ़ा, 15 पाई किससे बढ़ा पाई से, यानी पाई बटा में 100, पाई से पाई कट गया, 1500% बढ़ गया। या फिर इसको यूँ कर लेते हैं, यहाँ से पाई ये भी पाई हटा दे, ये भी पाई हटा दे, 1/16, 1/16 मतलब बढ़ा कितना 15, बढ़ा किससे 1 से, गुणा 100, यानी 1500% आ जाता है। ये देखो एक ही सवाल दे रखा है, इसको आप याद रख लो, इसको याद रखना पड़ेगा अपने, तो ये तो घर की चीज़ें हैं। देखो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, सबको पता है भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। देखो 1 टन में 1000 किलो होते हैं। ठीक ठीक भाई 1 टन में क्या होता है 1000 किलोग्राम, ठीक है। अब एक चीज़ होती है 1 क्विंटल, अपने को जो 1 क्विंटल मतलब अपने जो बोरी होती है वो 1 क्विंटल की होती है, 1 क्विंटल होता है 100 किलो, 100 किलोग्राम, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई। अब ये देखो थोड़ा सा इनमें थोड़ा आपको टफ लगेगा, 1 ग्राम होता है, जो 1 ग्राम होता है 10 डेसिमल के बराबर होता है, 10 डेसीग्राम के, सॉरी 10 डेसीग्राम के। और दूसरा है 1 ग्राम है वो 100 सेंटीग्राम के बराबर होता है। देखो इसे तो आप काट दो, क्योंकि ये तो मैंने इसको दोनों को बराबर करके लिख रखा है, ये तो आप याद नहीं रखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक ये याद रखना भाई, एक ग्राम का मतलब होता है 10 डेसीग्राम, और 1 ग्राम का मतलब भी 100 सेंटीग्राम। सेंटी का वैसे ही ध्यान रहता है, वैसे सेंटी मतलब 100, कुल मिला के ये ध्यान रख लेंगे आप। अब इससे सोल्व करना है, 2 सवाल दे रखे थे, देखो मुझे पता नहीं है कौन कौन सवाल दे रखे थे। एक सवाल दे रखा था भाई 25 ग्राम,
ये यूँ दे रखा था, 1 मिनट, ये जुड़वा रहा था 25 ग्राम को, छोड़ो पता नहीं कहाँ गया सवाल, उसको ये दे रखा था 25 ग्राम को जुड़वा रहा था वो, 25 ग्राम जुड़वा रहा था। 25 ग्राम के बाद जुड़वा रहा था वो सवाल नंबर देख लो ना, अभी सवाल नंबर है 107, दोनों के 2 सवाल हैं, दोनों के 107 नंबर सवाल है, ये देखो। और वो पहले इनको ग्राम में बदल लेंगे, जो ये ऐसे दे रखा था डेसीग्राम और सेंटीग्राम, इनको ग्राम में बदल लेंगे। देखो वो कह रहा था कि 150 डेसीग्राम भी कह रहा था, उसको जुड़वा रहा था, किसको, 150 डेसीग्राम को। तो पहले अपन 150 डेसीग्राम, देखो अपने को पता है कि 1 ग्राम बराबर होता है 10 डेसीग्राम, 1 ग्राम बराबर होता है 10 डेसीग्राम। तो 150 का मतलब दोनों तरफ 15 से गुणा कर देंगे, इधर भी 15 से, क्या इधर से, मतलब 150 डेसीग्राम का मान आ गया 15 ग्राम, बस। इसमें क्या है, अब 25 के नीचे लिख लिया 15 ग्राम। फिर ये कह रहा था कि 200 सेंटीग्राम को और जुड़वा रहा था उसी में, यानी कि अपन जानते कि पहले इनको ग्राम 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 में बदलेंगे, तीनों को ग्राम में बदल लिया अपन ने। देखो 1 ग्राम का मतलब 100 सेंटीग्राम, 200 का मतलब दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, 2 ग्राम का मतलब हो गया 200 सेंटीग्राम, यानी 200 सेंटीग्राम की वैल्यू रख दी अपने 2 ग्राम, 2 ग्राम, तीनों को ग्राम में बदल लिया, तीनों को ग्राम में बदलने पे 42 ग्राम आया ये। अब ऑप्शन में देखने पर पता चल रहा है कि वो किलो में दे रखा था, तो अब किलो में बदल लेंगे। देखो इसको किलो में कैसे बदलेंगे, किलो में ऐसे बदलेंगे, देखो यानी कि ये 42 ग्राम था, 42 ग्राम को किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो अपने को पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी 1 केजी बटा में 1000 इधर आ गया, 1 केजी बटा में 1000 बराबर में 1 ग्राम। अपने को चाहिए 42 की वैल्यू, दोनों तरफ 42 से गुणा कर दिया, 42 केजी बटा में 1000 बराबर में 42 ग्राम। अब 42 ग्राम की वैल्यू आ गई, अपना आप में 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, देखो 1 2 1 2 और तीसरा छोड़ के ये पॉइंट लग गया, यानी 0.042 केजी आ गया ये वैल्यू। ठीक है, इसको दोबारा से देख लेंगे अच्छे तरीके से। आप देखो एक सवाल मैंने ये पिछले वीडियो में भी समझा रखा था बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ये पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया। ये फिक्स दे रखा है, इस चीज़ को याद रखना है कि एक एलसीएम होता है, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये देखो ये 96 और 97 2 सवाल है, दोनों इसी पे थे, एक बार आप देख लेंगे कौन कौन से सवाल हैं। उसमें क्या था कि ये यूँ कह रहा है भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। ये याद रखने की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पिछली वीडियो में बताई थी मैंने। भाई दोनों का गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के बराबर। देखो एलसीएम दे रखा था 30, सॉरी एचसीएफ दे रखा था 30, एलसीएम अपन को निकालना था, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा था 900, यहाँ से एलसीएम की वैल्यू आ गई 30। ऐसे उसने दूसरा सवाल दे रखा था, उसने एचसीएफ दे रखा था, सॉरी हाँ एचसीएफ, एलसीएम और पहली संख्या दे रखी थी और दूसरी संख्या अपने से निकाला था, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर में पहली संख्या 48 और दूसरी संख्या गुणनफल आ जाए x, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकालने। अब देखो गुणा ही रहने देंगे इनको, यूँ नहीं है कि 16 को 96 में से गुणा करेंगे, नहीं, अपने को पता है भाई 16 तिया 48 कट रहा है, यहाँ से 3 से ये कटेगा यानी 32, यानी x की वैल्यू 32 आ गई। एक ये छोटा सा सवाल दे रखे हैं, आप देख लेंगे, 101 नंबर का ही सवाल है, 101 नंबर का ही सवाल था। वो ये कहना चाह रहा था कि कोई 5 कुर्सी हैं, 5 कुर्सी का मूल्य उसने दे रखा था 300 रुपये। अब ये पता नहीं ये सवाल क्यों भेजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई 5 कुर्सी का मूल्य उसने दे रखा था 300 रुपये और 8 का पूछ रहा था। उसमें क्या है भाई, 5 की वैल्यू उसने 300 दे रखी है, 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 300 बटा में 5, 8 की वैल्यू निकाल ली, दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा करते ही देखो 5 से कटेगा, 5 से 30 और 8 से 48, 480 उसका उत्तर आ जाता। अब पता नहीं क्या है। ये एक सवाल दे रखा था ये 100 नंबर का, इसमें देखो लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न है मेरे को भी। वो यूँ कह रहा है कि 1 मिनट रुको, सवाल कहाँ गया, ये सवाल दे रखा था उसने, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ये
ये सवाल यूँ कह रहा था कि यदि 3 के क्रमागत गुणजों का योग 81 है तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। अभी देखो ये सवाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन भेजना आप एक बार। मैं तो ये कहना चाह रहा था भाई, यदि यूँ कह दे 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 दे दे तो पहली x मान लेंगे, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस में 2, तीनों को जोड़ देंगे, 3x प्लस 3 बराबर 81, 3x की वैल्यू 78, x की वैल्यू यहाँ से 26 आ जाएगी, बड़ी बड़ी संख्या 28 हो जाती है मेरे हिसाब से। देख तो ये है। और दूसरी चीज़ ये 100वां नंबर सवाल भाई 3 के गुणज कह रहा था। अब ये इसमें चक्कर ये पड़ रहा है कि वो यूँ कह रहा है भाई 3 के क्रमागत गुणज, तो 3 के क्रमागत गुणज तो 3x 6x हो गए, लेकिन ये नहीं कह रहा कि कितने गुणज है वो, उनकी संख्या ही नहीं बता रहा भाई कितने गुणज है वो। अब मैंने तो ज़बरदस्ती 2 मान लिया, 3 भी हो सकता, 9x भी हो सकता, 12x भी, 4 भी हो जाते, मैंने सिर्फ 2 मान लिया। 3 और 6 9x की वैल्यू 81, x की वैल्यू 9 आ जाती है यहाँ से, बड़ा वाला 9 6 54 हो जाता और छोटा वाला 9 से 27। इसको देख लेंगे आप। देखो एक सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे ये तो आपको आता है। इसमें ये चित्र दे रखा था, इसमें ये चित्र दे रखा है। देखो चित्र में यूँ दे रखा था, ऐसे ऐसे ये वाला मान दे रखा था, 115 दे रखा था, ये 115 दे रखा था। और ये यूँ कह रहा था ये जो EF है ना, EF ये समांतर है GH के। तो समांतर के लिए इस बात को ध्यान रखना कि ये जैसे समांतर है ना भाई, ये समांतर है, समांतर का मतलब ये जिस हिसाब से ऐसे टेढ़ी बनी हुई है तो ऐसे ही ये टेढ़ी बनी हुई है, यूँ ही आड़ी बनी हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये कोण है ना 115 भाई, ये इस रेखा के इधर की साइड बन रहा है, तो ये 115 है, तो ये जो इस साइड बनेगा ये भी 115 होगा, ये 115 होगा। देखो अब ये 180 में से कट जाएगा, ये 115 है तो ये बचा हुआ पूरा ये 180 होता है, ये 65 आ गया। तो अब ये इधर वाला 65 है, तो इधर वाला है ना इस लाइन के इधर वाला, ये भी 65 होगा, यानी a प्लस में 32, ये दोनों a और 32 थे, a और 32 प्लस बराबर 65, और a की वैल्यू यहाँ से 33 आ जाती। अब एक कोई 92वां सवाल था, ये छोटा सवाल था। ये क्या कह रहा है सवाल, ये 92वां सवाल ये कह रहा था कि 5 अंकों की तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सबको पता है भाई यही होती है, और 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी से 1 लाख हो जाएगी। उसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ तो लाख, यानी 1 लाख में से ये घटा देते, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें पता नहीं क्या समझाना है, क्यों टिक लगा के भेजते हो। एक ये दे रहा था कि भाई 33 में किस संख्या का भाग दे कि 55 आए, 95वां सवाल था। तो 33 में किस संख्या का भाग दोगे, ये कह लो भाई 33 में x का भाग देंगे तब जाके 55 आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं इसमें। भाई ये कह रहा था 33 को किस संख्या से भाग दे कि 55 आए, तो 33 को x से भाग दे रहे हैं तब जाके 55 आएगा। बस तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू ये 55 इधर आ जाएगा, 33 बटा 55, 11 से कट रहे हैं, 3/5। एक सवाल ये था, ये बहुत अच्छा सवाल था, इस सवाल को देखेंगे एक बार आप। तो ये सवाल एक तरीके से वही था, ये यूँ कह रहा है भाई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो ही समांतर चतुर्भुज का आधार है। तो ये कहने का मतलब ये था जो समांतर चतुर्भुज की जो हाइट है वो ही समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है उसी के बराबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समबाहु त्रिभुज के नाम से आप 2 चीज़ें याद रखें, समबाहु त्रिभुज के नाम से आप इनको नोट कर लें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ एक इस चीज़ को भी नोट कर लें आप कि जो समबाहु त्रिभुज के लिए ही है ये, जो समबाहु त्रिभुज की हाइट यानी ऊंचाई बटा में एस यानी भुजा, एस यानी भुजा, जो हाइट और साइड यानी भुजा का जो अनुपात है वो बराबर आता है √3/2 के। यानी एच की वैल्यू निकालनी थी, बराबर में एस इधर जाएगा, यानी एस का वैल्यू 12 दे रखिए, 12 गुणा √3/2, यानी एच की वैल्यू आ जाती 6√3। ये याद करने की चीज़ें, नहीं याद करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को, यानी एच बटा में एस बराबर √3/2, और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। अभी देखो एक ये चीज़ दे रखी थी आपने, इसके 2-3 सवाल थे, इन 2-3 सवालों को तो मैंने लिया नहीं, उनको तो आप निकाल लेना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई एक को क्या कहते हैं, एक को ये कहते हैं 1 2 3, ये 4, ये 5। अब देखो ये 5 है, 5 के इस साइड में इधर की साइड में लगाएंगे ना, देखो 5 के यदि इस साइड में लगाएंगे यानी 1 लगाया, ये वाला 1 लगाया, ये 1, यानी इस साइड में लगाने का मतलब है संख्या घटेगी,
यानी 5 में से 1 घटेगा यानी 4 आएगा। और ये 6 में देखो इस साइड में लगा रखा है यानी 5 के 1 इधर लगा रखा है, मतलब कि 5 में 1 जुड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये 6, अब इधर के साइड में 2 लगा दिया मतलब 7, ये 8। अब ये देखो जैसे ये 9 है और ये 10 है, देखो 10 को x लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अभी 10 को x लिख रखा है, 10 को x लिख रखा है, अब इधर 1 लगा दिया मतलब 10 में से 1 घटेगा यानी 9, और इधर लगाएंगे यानी 10 में 1 जुड़ेगा यानी 10 प्लस में 1 यानी 11। और जैसे इधर में 2 लगा देते तो ये हो जाता 10 प्लस में 2 यानी 12। ऐसे है कुल मिला के। ठीक है, अब 15 क्या होगा, 15 देखो 15 क्या होगा, 15 में x में 5 जोड़ दिया, ये देखो ये 15 हो गया क्योंकि इसमें 5 जोड़ा अपन ने, ये 15। ये देखो 16 क्या होगा, 16 होगा x में ये 15, ये 1 जोड़ दिया ये 16 हो गया, ऐसे 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है। अब देखो 19 क्या होगा, देखो 20 को तो क्या कहते हैं, 20 को डबल x कहते हैं, तो 19 क्या होगा, 1 घटा देंगे इस डबल x में से, ये 20 है, 20 में से ये फर्स्ट वाला घटाया मतलब 19 आ गया, ये 19 हो गया। ये देखो ये 10, ये 20, ये 30 के लिए 3x, ऐसे बस इनको इतना ही याद रखें। फिर मेन चीज़ है ये चारों, ये यानी इनको किस हिसाब से याद रखें, LCD LCDM LCDM, L की मतलब होता है 50, रोमन संख्या में है ये, किसमें, रोमन संख्या में। L का मतलब है 50, C का मतलब है 100, और D का मतलब है 500, और M का मतलब है 1000, यानी C मतलब चीनू, चीनू 100 के बराबर है, और M मतलब समझ जाओ M कौन है, वो 1000 के बराबर है, 1000 के बराबर ही है। यानी बस कुल मिला के याद रखना है कि LCDM, यानी L का मतलब है 50, C का मतलब है 100, और D का मतलब है 500, और M 1000। हाँ M 1000 के बराबर ही है, और ये C जो चीनू है 100 के बराबर है, ये ध्यान रखना है। अब देखो एक सवाल दे रखा था, ये देखो ये दे रखा था LX और ये V यानी ये 5 और ये फर्स्ट। अब मैंने बताया कि L मतलब, अब इसमें क्या है, यूँ नहीं कि ऐसे नहीं है कि आप 5 है, 5 के साइड में से ये घटाने लग गए, जैसे 5 आ गया तो 5 के इधर में आप ये घटाने लग गए कि ये घटा दो, अरे यार यूँ नहीं है कि भाई 5 है तो 5 के, ये मतलब नहीं है कि 5 में से आप यूँ घटाने लग जाओ कि 5 में से 10 घटा दो, 10 में से फिर ये 50 घटा दो, नहीं। जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना उसको लेंगे, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना उसको लेंगे। अब इन सब में बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, इन सब में मैं देखता हूँ बड़ी से बड़ी संख्या है L है जो बड़ी से बड़ी संख्या। हाँ यदि L से यदि इधर के साइड में कोई संख्या आती तो वो घटती, यदि मान लो L के आगे इधर ये C दिया हुआ रहता, क्या C, तो C तो खुद ही L से बड़ी है तो वो थोड़ी घटती, यहाँ पे तो बल्कि 100 जुड़ हो जाता, C का मतलब 100 जुड़ हो जाता। लेकिन यदि L से छोटी और कोई संख्या दे दी, यदि यहाँ पे 5 दे दी तो वो घट जाता। कुल मिला के ये बात है भाई, बड़ी संख्या के इधर वाली संख्याएं दे रखी है वो तो जुड़ जाएंगी, और जो इधर वाली हैं वो घट जाएंगी। तो देखो L का मतलब 50, X का मतलब 10, और इसका मतलब 5, और इसका मतलब 1, यानी 50 + 10 + 5 + 1 66 आ गया। एक ये सवाल दे रखा है, एक ये सवाल था वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला, आप देख लेंगे एक बार, 97 नंबर सवाल था, 97 नंबर सवाल था। ये देखो 97 में क्या है, 97 सवाल नंबर है। 97 सवाल में क्या है, 97 सवाल में देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, एक तो 2 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए, ये फिक्स है, ये सूत्र है, इनको याद कर लो। 2 वर्ष के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SI यानी साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज जो 2 वर्ष के लिए है। देखो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना होगा, P यानी मूलधन। P जो गुणा होगा वो किससे होगा, R/100 का स्क्वायर। ठीक है, R/100 का स्क्वायर। और 3 वर्ष के लिए क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो अंतर है वो क्या होगा, P यानी ये P तो आएगा R/100 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा। और तीसरे वर्ष के लिए ये जुड़ जाएगा 300 प्लस में R/100। अपने को सवाल यूँ कह रहा था भाई इनका अंतर निकालने के लिए वो मूलधन को किससे गुणा करेगा, दर दे रखी थी और समय दे रखा था 97 नंबर सवाल में। यानी P R की वैल्यू 5/100 का स्क्वायर, 300 प्लस में 5 R की वैल्यू रख दें 100, यानी P गुणा 25 बटा में ये 100 गुणा 100, 305 बटा में 100, यानी 25 को 305 से गुणा 76 25 बटा में 100 गुणा 100। अब इसमें देखो 2 2 4 2 6 छोड़ के जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 तो ये 5 बार, छठा 6 छोड़ के जीरो लगा दिया। यानी इनका अंतर निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए P यानी मूलधन को इस संख्या से गुणा करेंगे। बस ये सवाल था। एक सवाल और ये देखो, इस सवाल में क्या कह रहा था वो देखो, 98 नंबर का सवाल है। सवाल में यूँ कहना चाह रहा है कि वो क्रय मूल्य यानी अपन ने क्रय मूल्य मान लिया। क्या वो यूँ कह रहा था भाई किसी वस्तु को यदि वो बेचता है 1326 रुपये में, 1326 रुपये में बेचता है तो जो उसे लाभ होता है वो उस वस्तु को 1158 रुपये में बेचने से जो हानि होती है उसके 3 गुना के बराबर है। देखो तो पहले तो अपन ये चीज़ लिख लेंगे। देखो क्या लिखेंगे, पहले तो अपन ने मान लिया कि x उसका क्रय मूल्य है। क्या है, x क्रय मूल्य मान लिया। अब लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब हो रहा है मतलब कि SP ज़्यादा है। अब SP ज़्यादा है तो ये घटेगा इसमें से, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य तो ये है 1326, लेकिन यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से जो लाभ होगा वो 1326 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, और अभी इस चीज़ को भूल जाओ कितना गुणा है कितना गुणा नहीं है। अभी ये ध्यान रखो, लाभ और हानि पे ध्यान रखो भाई। ये तो लाभ हो गया 1326 माइनस में x, और यदि हानि हो रही है, हानि का मतलब है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है। हानि का मतलब तो यही हो ना भाई, क्रय मूल्य ज़्यादा है और बेचने हैं जो कम है, इसलिए दूसरा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ये यहाँ पे ये जो हानि है, ये हानि बराबर हो जाएगी x माइनस में 1158 के। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो लाभ है, ये लाभ है और ये हानि आ गई। लाभ तो कितना होगा 1326 माइनस में x, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ये ज़्यादा है 1326 माइनस में x का लाभ, और हानि का मतलब है क्रय मूल्य ज़्यादा है यानी x माइनस में 1158। अब वो यूँ कह रहा था कि जो 1326 में बेचने पर जो लाभ होता है ना, मतलब ये लाभ है, यानी ये लाभ आ गया। देखो ये लाभ टोटल 1326 में जो 1158 को बेचने पर जो हानि होती है, तो 1158 बेचने पर हानि कितनी हुई, x माइनस में 1158 का 3 गुना है, मतलब ये जो है इसका 3 गुना है। ये 1326 माइनस x है, ये इसका 3 गुना है। देखो तो इसको 3 से गुणा कर लिया, 3 से 1326 माइनस 3x माइनस 34 इधर जोड़ेंगे 4x की वैल्यू ये आ जाएगी और x की वैल्यू 1200। x यानी क्रय मूल्य यहाँ पे आ गया 1200। और वो यूँ कह रहा था लास्ट में कि यदि वह वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ का मतलब 1/10, यानी 10 पे 1 का लाभ यानी 11/10, यानी 1200 गुणा 11/10, 10% का लाभ हो गया ना यहाँ से, 1200 गुणा 11/10 की वैल्यू आ जाएगी 1320। मैं ये कहना चाहता हूँ ये आंसर आ गया 1300। देखो इसमें समझने लायक तो क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, 1200 क्रय मूल्य आ गया, 10% लाभ पर बेचेगा यानी 10% यानी 11/10 से गुणा किया, ये आ गया। इसमें कुछ भी नहीं। मुद्दे की बात ये है, वो यूँ कहना चाह रहा है कि पहले तो वो इसको 1326 में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो पहला लाभ कितना हो जाएगा 1326 माइनस में x, क्रय मूल्य x मान लिया, 1326 माइनस में x। फिर वो कह रहा है कि 3 गुणा को भूल जाओ। अभी वो यूँ कह रहा है कि 1158 में बेचने पर उसे हानि होती है। हानि का मतलब यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब क्रय मूल्य में से घटेगा, यानी x माइनस में 1158
एक मिनट, ये अपने बेसिक मतलब अपने बाज़ार में जाके भी देखेंगे ना तो यही चीज़ काम में आती है। इस चीज़ को सोचो, दिमाग से थिंकली बहुत अच्छी तरीके से सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि भाई यार कोई चीज़ इतने की है, इतने की बेचेंगे तो इतना हो जाएगा, वो चीज़ इतने की खरीदता है, इतने की दे रहा है, उसे कम की दे रहा है तो उसे हानि हो रही है ज़्यादा की। कुल मिला के सोचने वाली बातें, सोचो इनको एक बार, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर ये भाई 1158 बेचने पर उसे हानि हो रही है, मतलब x माइनस में 1158। अब इसको लिख लिया, 1326 इधर लिख लिया, बराबर ये लिख लिया। वो यूँ कह रहा है जो लाभ हो रहा है 1326 में बेचने पर वो इस हानि का 3 गुना है, तो इस हानि के 3 कर लेंगे, इसका 3 गुना, ये सोल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब ये सवाल तो और हैं लेकिन इनको बाद में समझाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको तो ये भी है लेकिन इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बाद में समझाएंगे सवाल को। एक सवाल ये था, इसको देख लो, चलो छोटा सवाल है। 101 का सवाल था, वो यूँ कह रहा है भाई कोई उसने साइकिल खरीदी थी शायद, मेरे हिसाब से 101 का सवाल है। 600 रुपये में खरीदी साइकिल, उसने 600 में खरीदी, उसने बेचारे ने 200 रुपये और लगा दिए, इसमें काम साइकिल में काम करवा लिया। 600 की खरीदी, 200 और लगा दिए, यानी साइकिल अपने को पड़ गई 800 रुपये की, और फिर बेचारे ने साइकिल बेच दी 500 रुपये में ही। 600 की खरीदी, 200 रुपये और लगा दियो मैं, 800 की बन गई साइकिल, और उन 500 में बेच दियो, मतलब 300 का नुकसान होगा। 300 का नुकसान किस पे? 800 पे, गुणा 100, 300 बटा में 8, 2 से काटे 150 बटा में 4, 2 से काटे 75 बटा में 2, 37.5% की उसे हानि हुई। बाकी के सवाल कल।